हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम पढ़ेंगे द इंडियन एक्सप्रेस। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल ये है कि देखिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 6.5% कर दिया, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। अब इसके पीछे उन्होंने रीजन दिया है कि देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी चल रहे हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी है और नॉन ऑयल कमोडिटी का प्राइसेस बढ़ रहा है। बट डिस्पाइट डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अपना है वो अभी तक अच्छा चल रहा है, उसके बावजूद ये तीनों को ध्यान रखते हुए इन्फ्लेशन को टारगेट करते हुए कि इन्फ्लेशन जो है थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर रहे, 2 से 6% के अंदर। इस कारण से ये वाला रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है, इस एस्पेक्ट से उन्होंने बढ़ाया। दिस वाज द आइडिया कि आपको अवेयरनेस होना चाहिए, बिकॉज रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में डेफिनेटली बनता ही बनता है, तो उस कंटेक्स्ट में आपको ध्यान होना चाहिए। तो सेकंड बात ये है कि अभी मनमोहन सिंह को राज्यसभा में लास्ट रो में चेयर सीट दिया गया ताकि वो अपने व्हील चेयर से इजीली मूव आउट और मूव इन कर सके, उसको उनको वो डिफिकल्टी ना हो। बिकॉज ऑफ एज इज द मेन कंसर्न। बट एक कुछ डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट ने इस अपॉर्चुनिटी को, इस इशू पे अपना राय दिया है कि ऐसे पब्लिक प्लेसेस को ग्रेटर पॉलिटिकल, पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी को ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल सके, और पब्लिक बिल्डिंग्स में क्रिएटिव सॉल्यूशंस हमें यूज करना चाहिए ताकि ये पीडब्ल्यूडी के लिए मोर एक्सेसिबल हो। उस बात को रेस किया है। इस पॉइंट को भी ऐसे कभी क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़े कि पीडब्ल्यूडीज के लिए पब्लिक ऑफिस में पब्लिक बिल्डिंग्स को मोर एक्सेसिबल बनाया जाए, उस कंटेक्स्ट में इस एग्जांपल को आप यूज कर सकते हो। ठीक है। रिसेंटली द शिफ्ट ऑफ मनमोहन सिंह टू राज्यसभा लास्ट रो फॉर व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी highlights that the whole Rajya Sabha house is not equally accessible to PWD's people। का पॉइंट आप यूज कर सकते हो, उस कंटेक्स्ट में थोड़ा इंपॉर्टेंट था। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में सिक्किम में अभी रिसेंटली थोड़ा सिटीजनशिप वाला थोड़ा इशू हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि उन्होंने एक जजमेंट में बता दिया था कि जो सिक्किम पीपल है जो नेपाली ओरिजिन के हैं, वो फॉरेन ओरिजिन, उनको फॉरेन ओरिजिन की तरह कोट किया गया था, उससे प्रोटेस्ट होने लगा था वहाँ के रीजन। उसको ध्यान में रखते हुए उस पॉइंट को, उस फॉरेन ओरिजिन वर्ड को हटाया और उन्होंने चेंज किया उसको। और सेकंड बात ये है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कोर्ट से अर्ज कर रहे थे कि पूरा सेंटेंस को डिलीट कर दिया जिस सेंटेंस में वर्ड का यूज किया गया, पर कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। और इसको इस आर्टिकल में आर्टिकल 371F, जिसमें स्पेशल प्रोविजंस है सिक्किम स्टेट के लिए, उसका भी जिक्र किया गया है। इस कंटेक्स्ट में आर्टिकल पढ़ना थोड़ा रिलेवेंट है, इसलिए आप लोग पढ़िएगा। बेनिफिट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स में डेफिनेटली पूछा जा सकता है इसके बाद। हम मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल क्या है कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, पहले वो संस्था क्या, उसके बारे में जान लीजिए आप लोग। फिर उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड अपील किया है जो कपल्स हैं जो सेलिब्रेट करेंगे February 14 वैलेंटाइंस डे की तरह, कि वो जो काउ लवर्स है वो काउ हग डे की तरह भी सेलिब्रेट करें, कि माँ ने काउ को हग करके बताया कि वो काउ को लव करते हैं वैलेंटाइंस डे के दिन। इस इनिशिएटिव से वो चाहते हैं कि एक एक इमोशनल रिचनेस बने, इंक्रीज इन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव हैप्पीनेस बने। ये उनका ऑब्जेक्टिव है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के रिकमेंडेशन के अनुसार चीज़ें आगे बढ़ी हैं, और ये चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया है कि ऐसे का जो कल्चर है, वैदिक ट्रेडिशंस है, वो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन में है क्योंकि प्रोग्रेस ऑफ वेस्टर्न कल्चर ओवर टाइम। इस कारण से हमें अपने कल्चर को बचाने के लिए इस चीज ऐसे इनिशिएटिव्स को लेने पड़ेंगे, इससे हमारा इमोशनल रिचनेस बढ़ेगा। तो इस कंटेक्स्ट में आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इस एग्जांपल को दो तरह यूज कर सकते हो। इस आर्टिकल को आप पहला तो ऐसे भी यूज कर सकते हो कि वैदिक ट्रेडिशन कैसे एक्सटिंक्ट हो रहा है, उसमें कैसे अभी हम लोग नए नई पीढ़ी नए वेस्टर्न थॉट में कैसे अपने ईस्टर्न कल्चर को बेसिकली रिवाइव करें। एंड सेकंड, आपको ये समझना है कि इंडियन सोसाइटी के एस्पेक्ट में एनिमल्स का क्या सिग्निफिकेंट रोल रहा है हिस्टोरिकली, उसमें भी आप इसको एग्जांपल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वैदिक कल्चर में काऊ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है शुरुआत से, तो इसलिए ये वाला बात इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया। द यूज इतना सिग्निफिकेंट नहीं है बट फिर भी सफिशिएंट है अगर आप चाहो तो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए इकोनॉमिक पेज में 2-3 अपडेट टाइप के आर्टिकल है कि पहला, जब अदानी ग्रुप वाला इशू हुआ है तो बैंकों पे क्वेश्चन आ गया कि बैंक के सारे पैसे डूब जाएंगे, तो फिर आरबीआई गवर्नर ने बताया कि इंडिया का बैंक और भी ज़्यादा स्ट्रांग है, साइज में बड़ा है, तो ऐसे एक इंडिविजुअल इंसिडेंट से बैंकों को फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो उन्होंने थोड़ा मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड किया बैंकों के प्रति ताकि फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल रहे। तो सेकंड, आरबीआई की तरफ से एक अपडेट है कि क्यूआर कोड बेस्ड वेंडिंग मशीन अब आरबीआई पायलट करेगी। इससे बेसिकली इसका ओवर आइडिया ये है, इस कैशलेस कॉइन डिस्पेंसेशन मशीन हो जाएगा बेसिकली, जिससे आप कॉइन अगेंस्ट डेबिट अकाउंट से डेबिट करा के कॉइन्स को ले सकते हो यूजिंग यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है ना, यूपीआई को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यूज करके। इसके लिए आपको नीड फॉर फिजिकल टेंडरिंग ऑफ बैंक नोट्स, आपको फिजिकली बैंक नोट देना नहीं पड़ेगा इसके लिए। ये थोड़ा इनोवेटिव एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट को हाईलाइट किया गया है।
तो आपको क्यूआर कोड बेस्ड वेंडिंग मशीन क्या होता है इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। इसके फ्यूचर में अपडेट आएगा, उससे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। फिर तीसरा एक आर्टिकल ये है, आरबीआई ने अभी रेट को बढ़ाया, रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट। उसके रिगार्डिंग आपको ये पढ़ना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, व्हाट विल द इम्पैक्ट वाला बात आपको पढ़ना है। फिर सेकंड आपको पढ़ना है ये ट्रांजिशन रेट कैसे हैपन होता है, कि मैंने अगर आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया तो कैसे फर्क पड़ेगा। तो उसमें फ्रेश रूपी लोन एंड आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो कैसे इंक्रीज हुआ पिछले कुछ दिनों में, उस पर हाईलाइटेड डेटा है। और फ्रेश डिपॉजिट और आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का कैसे रेट चेंज हुआ है उस पर हाईलाइट है। इन दोनों का रेफरेंस आप यूज कर सकते हो अपने आंसर में भी। और ये हाइक क्यों किया उसमें रीजन पे भी हाईलाइट किया है यहाँ पे, ये भी आप रीड कर सकते हो। और मेनली ये लास्ट का दो इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली आरबीआई ने रिटेल सेक्टर में काम किया था, ई करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी जो है वो आरबीआई ने लॉन्च किया था, पायलट किया था किसी किसी शहरों में। तो टोटल उससे 7.7 लाख स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन हो गए हैं। तो ये अपने आप में 5 सिटी में तो अपने आप बहुत अच्छा नंबर है। ये दिखा रहा है कि लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो डेटा आप यूज कर सकते हो। दिस डेटा कैन बी फर्दर यूज बाय यू इन एनी एग्जांपल ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी कोई क्वेश्चन आता है मेंस का तो चांसेस कम है, बट फिर भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, ये हाईलाइट करने के लिए काफी है। इनफैक्ट ऐसे में भी कई पॉइंट डालना चाहो तो यू कैन डेफिनेटली यूज इट। फिर एक और आर्टिकल ये है कि अगर ऑयल प्राइसेस होगा, ऑयल प्राइसेस का दाम बढ़ेगा, ऑब्वियसली लोग चीपर ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। उस केस में ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन बढ़ेगा। इस पॉइंट को उन्होंने हाईलाइट किया है। तो ये अभी उनको बुलाया गया था ओपेक के मीटिंग में। तो वो ओपेक के मीटिंग के दौरान ये मीडिया इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने बोला, ये बात उन्होंने इंडिया एनर्जी वीक के मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बोला। इट्स एन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट। देखिए ऐसे एग्जाम के लिए कोई नया बात नहीं है, बट हाँ आप इस पॉइंट को समझते हो तो आप अपने इस क्वेश्चन को वे फॉरवर्ड में, जहाँ ग्रीन एनर्जी के ट्रांजिशन का बात कर रहे हैं, ऑयल प्राइसेस महंगे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन इन द वर्ल्ड, रशिया यूक्रेन वॉर और अदर रीजन्स, तो वहां पे आप डाल सकते हो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। फिर एक्सप्लेन पेज में देखिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि पार्लियामेंट में और स्पेशली ये लोकसभा के कंटेक्स्ट में, पर पार्लियामेंट में कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको स्पीकर एक्सपंज कर सकता है। एक्सपंज कर सकता है यानी कि रिमूव कर सकता है। तो अगर कोई लगा कि कुछ वर्ड्स अनपार्लियामेंट्री है, ऐसा लगा कि कुछ वर्ड्स डिफेमेटरी है, इनडिसेंट है, अनडिग्निफाइड है, अनपार्लियामेंट्री है, तो उसको तो ऑलरेडी रूल्स के तहत एक्सपंज कर दिया जाता है। के बाद भी कोई मेंबर्स ने ऐसे वर्ड्स बोले क्योंकि आपको लगता है एक्सपंज करने की जरूरत है उसको, तो स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसको एक्सपंज करने का, देन अकॉर्डिंगली वो एक्सपंज और रिमूव कर दिया जाता है। तो देखिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन इस आर्टिकल से डेफिनेटली बन सकता है एक्सपंज के ऊपर। एटलीस्ट आपको पढ़ना चाहिए रूल्स ऑन एक्सपंजिंग क्या है, और अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी डिसीजन टू एक्सपंज आफ्टर द एक्सपंक्शन ये सब डिटेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रूल्स और एक्सपंजिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो प्रीलिम्स के हिसाब से आपको इतना पढ़ना है। मेंस में भी देखिए क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, पर अगर 10 मार्कर पूछ दिया किसी वजह से तो आप लिख पाओगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब यूएस में एक डेजिग्नेटेड सर्वाइवर होता है, ये क्या होता है आप समझ सकते हो। वैसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है पर चांसेस बहुत कम है, बट ये आप ध्यान सकते हो कि समझ लिए कोई यूएस का ऑफिशियल का बड़ा मीटिंग हुआ जिसमें सारे की यूएस के ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस रहे हैं। एक बंदा को डेजिग्नेटेड सर्वाइवर बोल के अलग से रख दिया जाता है। कोई भी डिजास्टर उस जगह और सारे की पर्सन मर जाए तो वो गवर्नमेंट को टेक ओवर करेगा। तो इस बार एक बंदा था लेबर सेक्रेटरी का, मार्टी वाश, उसको सिलेक्ट किया गया था डेजिग्नेटेड सर्वाइवर की तरह। तो उसी में इस आर्टिकल को दिया गया, पूछा गया, तो बताया गया डेजिग्नेटेड सर्वाइवर कौन होते हैं। तो दिस वाज सिंपल आइडिया। अब इस बार का आरबीआई पॉलिसी रिव्यू जो हुआ उसको इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि उसने हॉकी स्टैंड आरबीआई ने रखा। आउटलुक फॉर इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ जो है काफी ज्यादा नहीं रखा, 6.4% रखा 23-24 में। सेंट्रल बैंक एक्सपेक्ट करता है कि 0.4% ग्रो करेगा इकोनॉमी। ग्रोथ रेट टू स्लो, माने सक्सेसिव क्वार्टर जैसे सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में धीरे धीरे ग्रोथ घटता जाएगा। और रिटेल इन्फ्लेशन, इसीलिए कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है 5% से नीचे नहीं गिरे इन एनी क्वार्टर, ऐसा उनका थॉट है। इस पर उन्होंने डिटेल डिस्कशन किया है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पर इससे आपका एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। इसमें जो रिलेवेंट बात है हम लोग पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। एवरी 2 महीने में एमपीसी कमेटी का मीटिंग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसी एमपीसी कमेटी का इसी से वो पूछ देंगे कि अच्छा से एक्सप्लेन करो, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता। हाँ, आपको जनरल जनरल थॉट पता होना चाहिए कि आरबीआई का हॉकी स्टांस है, फिर ये रिव्यू सिग्निफिकेंट क्यों है, ये सब छोटी मोटी बातें आप पढ़ सकते हो। यूनानिमस डिसीजन नहीं है, इससे आपका एक ब्रॉड इससे आपका एक ब्रॉडर थॉट पॉइंट बनता है, बस उतना इंपॉर्टेंट। फिर अभी माइक्रोसॉफ्ट बिंग और जो ओपन एआई है, उन लोग जब भी गूगल ने बोला कि वो बार टेक्नोलॉजी में रियल टाइम यूज करेंगे, रियल टाइम डेटा यूज करेंगे जो कि चैट जीपीटी के लिए चैलेंज होगा, तो उन लोग अभी बिंग का फीचर को इनहेंस करने पे काम करने में लगा हुआ है।
और कैसे इंटरनेट पर सर्च का फीचर को हम लोग चेंज करेंगे फ्यूचर में, उस एस्पेक्ट को हाईलाइट किया गया है। तो इसको आप देख सकते हो आपकी इच्छा है तो। बट एग्जाम के लिए अभी रेलिवेंट नहीं है, बस आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि बिंग, माइक्रोसॉफ्ट बिंग क्या है, ओपन एआई क्या है, चैट जीपीटी क्या है, उसके बाद गूगल बार्ड क्या है, क्योंकि इस पे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपका प्रीलिम्स में कि 4 चीज़ का नाम दे देगा, बोलेंगे क्या है, किस चीज़ किस सेक्टर में काम करता है, सर्च और इंटरनेट पे काम करता है। तो इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है, जो आपको अगर नहीं पता तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए ये बेसिक अवेयरनेस आपको होना चाहिए। दिस वाज इट, यही था आज के न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइलाइटेड पेज पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में उसको ज्वाइन करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।